आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमएससी के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको कॉम्पिटिशन्स में भी यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक। और कुछ केसेज हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हम देखेंगे, और साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप अगर सबस्ट्रेट में होता है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है, ये भी हम आखिरी में देखेंगे, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप बाय पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन रिंग, वो भी देखना है एक केस। और एकिमेरिक असिस्टेंस देखो, एक इन शॉर्ट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या करता है, सबसे पहले तो ये हमेशा आपको रिटेंशन देगा, कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। जैसे SN2 रिएक्शन में आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता था, SN1 रिएक्शन में आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता था, लेकिन जो ज्यादा होता था उस पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर मिलता था आपको SN1 रिएक्शन में, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी जिसकी होती थी वो होता था इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों में प्रेडोमिनेट जो कर रहा था SN1 SN2 में वो क्या था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट कुछ ऐसा है कि उसमें जो नेबरिंग ग्रुप है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल ही होता है रिएक्टेंट में। अगर आपके पास, जैसे देखो, इसको पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो दिखता है नेबरिंग ग्रुप। देखो, हमें इसमें पढ़ना है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में जब नेबरिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप दोनों एक्सियल होते हैं तो आपका नेबरिंग ग्रुप रेट एनहांसमेंट काम करता है। एक चीज हम देखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल अगर आपके सबस्ट्रेट में है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ये देखना है। अब इसमें हम एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली चीज यूज करेंगे, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जो नॉर्मल क्लासिकल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब वहां पे क्या होता था, आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं अगर किसी को नहीं आता है, अगर कोई भूल गया है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है। उसमें क्या होता था, उसमें 3 सेंटर 2 बॉन्ड्स वाला सिस्टम होता था, ठीक है। वो ब्रिज्ड कैटायन होता था, ब्रिज्ड आयन होता था। उस ब्रिज की वजह से ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, राइट। जिसमें आपका सिग्मा बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन वगैरह होता था, वो सब आपको पता होना चाहिए क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे उसमें वो चीज पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, हम नॉरबोर्नियन सिस्टम्स के एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको जो, इसीलिए मैंने आपको नॉरबोर्नियन सिस्टम पहले करा दिया था, वो वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि नॉरबोर्नियन सिस्टम की ज्योमेट्री हमने यूज करनी है यहाँ पे। एक्सो एंडो एंटीसिन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN, ये होता क्या है नेबरिंग ग्रुप एंड एकिमेरिक असिस्टेंस। देखो, SN1 एंड SN2, इसमें क्या होता था, प्रेडोमिनेट क्या करता था, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, जो ऐसे होता था ना, इसमें ये मिथाइल ग्रुप, राइट, इस तरह से कुछ होता था, ठीक। इसमें देखो, इसमें एक होती थी आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, ये X, ठीक है। जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था तो ये बैक साइड अटैक होता था SN2 में, राइट। इससे क्या बनता था, आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता था, ये होता था। इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन बोलते थे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर ये तो इस तरीके का रिएक्टेंट था, अगर
हमारे पास इस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कुछ इस तरीके, देखो ये इसको हम बोलते थे लीविंग ग्रुप, राइट। अब देखो अगर आपका रिएक्टेंट कुछ इस तरह का है कि ये जो लीविंग ग्रुप है जैसे ये, ठीक है, ये एल बोलते हैं लीविंग ग्रुप को से, अगर ये अल्फा कार्बन होता था जिससे लीविंग ग्रुप जुड़ा होता था, अगर बीटा कार्बन जो इसका नेक्स्ट कार्बन एटम है इससे एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, राइट, ये बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है या दूर भी हो सकता है ये सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, क्या सिचुएशन कि आपके बीटा कार्बन पे या उससे दूर एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, राइट, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, राइट। अगर इस तरीके का रिएक्टेंट है तो मुझे कभी भी इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये जैसे ये क्या था, ये था इन्वर्टेड प्रोडक्ट, राइट। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, राइट, व्हेन बीटा कार्बन हैज सब्स्टिट्यूएंट विद लोन पेयर, ठीक, जब सब्स्टिट्यूएंट विद लोन पेयर होगा तो वो नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, देन इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, देन प्रोडक्ट, देन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड, ऐसे लिखते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑलवेज इन प्रोडक्ट, राइट, एंड जो रिएक्शन रेट होगा वो 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, एंड योर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 1000 टाइम्स या इससे भी ज्यादा, 1000 टाइम्स, ठीक है, 1000 और मोर, मे बी 10 to the power of 4, 10 to the power of 7, ऐसे हमें भी एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीज होती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आपको समझ में आ गया किस तरह का होगा, राइट। तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे तो एक ही न्यूक्लियोफाइल थी, है ना। अब ये इसको हम देखो क्या बोलेंगे, इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे, इसके लिए हम, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही है न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम बोलते हैं, इस नेबरिंग ग्रुप को हम बोलेंगे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, जो पहले रिएक्ट करेगी रिएक्शन सेंटर पे, और इसको जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगी इससे रिएक्ट करने, राइट, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। ये सेकंड स्टेप में रिएक्ट करेगी, फर्स्ट स्टेप में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगी, सेकंड स्टेप में एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा हमेशा आपको रिटेंशन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का। रिटेंशन कैसे मिलेगा, देखो पहला इसमें 2 SN2 रिएक्शन होते हैं। जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा तो 2 SN2 रिएक्शंस होंगे। देखो पहले SN2 रिएक्शन में ये इन्वर्जन हुआ, ये यहाँ की बजाय यहाँ आ गया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, फिर इसमें फिर से इन्वर्जन होगा। जब इसमें फिर से इन्वर्जन होगा तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, मतलब ये पहले यहाँ था, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी आपको यहीं पे मिलेगी, राइट। जैसे अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी यहीं पर होगी इस तरीके से। ये होता है आपका, अगर ये यहीं पर है तो हम इसी को बोलते हैं रिटेंशन, राइट। अगर ये ऑपोजिट इधर चले जाती तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। अब ये कैसे हुआ, देखो पहले वाले स्टेप में ये इधर जाएगा, राइट, फिर दूसरा जब SN2 अटैक होगा फिर इसका भी तो इन्वर्जन होगा। जब इसका इन्वर्जन होगा तो ये वापस यहां पर आ जाएगी, यहां पर। ये अभी हम देखते हैं कैसे। देखो जो पहला स्टेप होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका देखो ये जो है ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगी, ये रिएक्शन सेंटर है, और इसको बाहर निकाल देगी टू फॉर्म अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। साइक्लिक इंटरमीडिएट कॉमन होता है सब एनजीपीज में, हर एक एनजीपी में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। देखो ये है, ये इधर अटैक
ये इस पे अटैक करेगी, राइट, ये इस पे अटैक करेगी और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके का एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था आपका फर्स्ट SN2 अटैक। जब इसने इस पे अटैक, इस रिएक्शन सेंटर पे अटैक किया तो फर्स्ट SN2 अटैक से, फर्स्ट SN2 अटैक से पहला इन्वर्जन होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब दूसरा अटैक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा, इस रिएक्शन सेंटर पे वापस अटैक करेगा, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल था इसको तो ये भेज देगा अपनी जगह पे वापस, ये तो चलेगा अपनी जगह पे वापस, और ये खुद यहां पे रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिटेन्ड प्रोडक्ट बना, ये बना आपका रिटेन्ड प्रोडक्ट, रिटेंशन बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ये किस तरीके, ये विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं, ये फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये सब नोट कर लेना, फर्स्ट स्टेप इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। और सेकंड वाला क्या था, देखो ये जो सेकंड, ये जो फर्स्ट था, अब सेकंड वाला क्या था, इस साइक्लिक इंटरमीडिएट और एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप आपका इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स इन्वर्जन, राइट, ड्यू टू विच, जो मैंने यहां पे समझाया था आपको, ड्यू टू विच फाइनल प्रोडक्ट हैज रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी, ड्यू टू विच फाइनल प्रोडक्ट हैज रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको लिख लो इन सारे पॉइंट्स को। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हम इसको बोलते हैं, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, राइट। फर्स्ट स्टेप में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे टू फॉर्म दिस साइक्लिक इंटरमीडिएट। साइक्लिक इंटरमीडिएट इज कॉमन फीचर ऑफ ऑल नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस, राइट। अब सेकेंड स्टेप में एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस साइक्लिक इंटरमीडिएट पे रिएक्ट करेगा और ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को वापस अपनी जगह पे भेज देगा, राइट, टू फॉर्म दिस रिटेन्ड प्रोडक्ट। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब इस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन जब हुआ था, रिएक्शन सेंटर पे रिएक्ट किया था, तो इसने इस लीविंग ग्रुप को बाहर कर दिया था, राइट। इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप बोलेंगे हम इसको, इस लीविंग ग्रुप को बाहर कर दिया था, इसमें पुश आउट कर दिया था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ये सब चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल, जो पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक में जो न्यूक्लियोफाइल था वो इजिली अवेलेबल था, बाहर से नहीं आ रहा था, वो इजिली विद इन द मॉलिक्यूल अवेलेबल था, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होने को हम बोलते हैं एकिमेरिक असिस्टेंस, राइट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 1000 टाइम्स because in first step nucleophile is easily available, ठीक है। this rate of this increase of reaction rate, ये सब लिख लो, of reaction rate is called echimeric assistance। ये आपको लिखना है एग्जाम में सारा,
राइट। अगर किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आपको एक्यूमेरिक असिस्टेंस दिख रहा है, तो वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप के होने की चांसेस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। राइट, 2 ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड का रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड विथ सम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लैक्टिक एसिड बनेगी इसमें। ठीक है, इसमें हम नेबरिंग ग्रुप देखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने चीज पढ़ाई है यहां पे हम जल्दी से अप्लाई करते हैं। देखो, 2 ब्रोमोप्रोपियोनिक एसिड मतलब देखो CH3 CHBr COOH ये है। ठीक है, इसका आप सिल्वर, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो विद सिल्वर ऑक्साइड, इसको हाइड्रोलाइज करते हो, अगर आप इसका रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करते हो, हाइड्रोलिसिस विथ सम OH हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको यहां पे मिलेगी आपको लैक्टिक एसिड। अब इसका हमें देखना है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, देखो इसमें नेबरिंग ग्रुप कौन सा है ये पहचानना। ठीक है, ये ऑक्सीजन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो आयोनाइजेशन, हाइड्रोजन हटा दिया हमने, कार्बन। अब देखो इसमें मिथाइल ग्रुप है और Br है, राइट। H और आपका क्या है इसमें मिथाइल ग्रुप और क्या है Br, इसका रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से। देखो ये है लीविंग, यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन सा है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका लीविंग ग्रुप है। नेबरिंग ग्रुप कौन सा होगा, नेबरिंग ग्रुप ये होगा, जिस नेबरिंग ग्रुप कौन सा होता है, अगर बीटा पोजीशन पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, वो ये है, नेगेटिव चार्ज भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। ये क्या है आपका नेबरिंग ग्रुप, या हम इसको क्या बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा टू फॉर्म साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, लैक्टोन बोलते हैं हम इसको, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये नेबरिंग ग्रुप है, इसने रिएक्शन सेंटर पे अटैक किया, फर्स्ट SN2 रिएक्शन। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, ठीक, ये बना, इससे तो जुड़ा हुआ था, जब इस पे इससे ऐसे, ठीक। देखो यहाँ पे ये क्या है H, ये क्या था CH3। अब जब ये इस पे अटैक करता है तो इसको पुश आउट कर देता है बाहर, ठीक। तो Br को ये बाहर कर देगा। और वैसे भी हम किस सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह असिस्ट करके इसको रिमूव करेगा यहाँ से। सिल्वर भी इसमें हेल्प करता है, ये बस इस रिएक्शन के बारे में है। सिल्वर भी इसको यहाँ से रिमूव करने में असिस्ट करेगा। ये जब इस पे अटैक करेगा ये तो उसको पुश आउट कर ही देगा, और साथ में अब सिल्वर भी इसकी हेल्प करेगा। ये 3 लोन पेयर है, सॉरी 3 है लोन पेयर, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब ये हमें साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये यहां से Br को रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक। तो ये Br को यहां से, ये डेल्टा नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये इसको यहां से रिमूव करने में एज एन इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट की तरह इसको रिमूव करने में काम करेगा, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा HCH3, राइट। तो यहां से इसने इसको क्या कर दिया,
रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप, ये हुआ फर्स्ट SN2 अटैक, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट SN2 अटैक, इंट्रामोलिक्यूलर सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब देखो सेकेंड क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या आएगी, OH। ठीक है, अब ये OH इस पे सेकेंड अटैक करेगी और आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूल विद रिटेन्ड प्रोडक्ट। ठीक, मॉलिक्यूल विद रिटेन्ड प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं अल्फा लैक्टोन बोलते हैं इसको। ठीक, अब ये जब इस पे अटैक करेगी तो हमें क्या मिलेगी, लैक्टिक एसिड मिलेगी। ठीक है, प्रोडक्ट विद रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन, वो भी कहां, रिएक्शन सेंटर पे ही अटैक करेगी उस पे। ठीक, ये कहां से आएगी आपके पास, ये OH2 कहां से आ रहा है, वाटर से। ठीक, OH कहां से आया, वाटर से। अब ये यहां पे अटैक करेगी, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप। राइट, जब ये इस पे अटैक करेगी, ये इसको जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको अपनी वापस जगह पे भेज देगी, ये वैसे का वैसे ही वहां चले जाएगा जैसे पहले आया था, नेगेटिव। ठीक है, C ठीक है, वाटर से ये रिएक्ट करके ये आपका प्रोडक्ट बना देगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये है आपका COOH ग्रुप प्लस चलिए ऐड कर जाएगा, ये बन गई आपकी लैक्टिक एसिड। राइट, जो बनी आपकी NGP से। जब NGP हुआ तो क्या हो गया आपका, एक्यूमेरिक असिस्टेंस, मतलब इस रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा ड्यू टू दिस नेबरिंग ग्रुप। राइट, जिसने एज अ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बहुत इजीली अवेलेबल था, इसीलिए रेट एनहांस हो गया, एक्यूमेरिक असिस्टेंस मिला। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस तरीके के रिएक्शन का, वो हम ऐसे देते हैं, सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट अगर स्लो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, राइट, अगर रेट ऑफ रिएक्शन में ये इन्वॉल्व है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। NGP अगर इन्वॉल्व है, नेबरिंग ग्रुप अटैक, रेट ऑफ स्लो स्टेप में, रेट ऑफ रिएक्शन में, तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए इंक्रीज हो जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट। राइट, तो आपको ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या क्या करता है, देखो दो चीज़ें करता है। एक तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इफेक्ट करता है रिएक्शन की। स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी भी आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा आपको, रिटेन्ड प्रोडक्ट। तो ये दोनों दो इम्पैक्ट होते हैं। और दूसरा आपके ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी इम्पैक्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे मैंने बताया था 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। ये दोनों इफेक्ट होते हैं इसके, इससे। राइट, फर्स्ट में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को बाहर पुश करेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। सेकंड में फिर से SN2 अटैक होगा, फिर ये इन्वर्जन हुआ पहला, फिर दूसरा इन्वर्जन, दूसरे इन्वर्जन में रिटेंशन हो जाएगा इससे कंपेयर करोगे तो। ठीक है, फिर देखो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल OH इस रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगा, तो इसको ये वापस अपनी जगह पे भेज देगा, वापस अपनी जगह पे आ गया और खुद यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ने, तो बन गई आपकी लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पे। एक और है सल्फर, जो है आपका सल्फर भी जो है आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। राइट, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस देखें सल्फर का, ये है। ठीक है, ये आपका सल्फर विल एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप। राइट, सल्फर विल एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
सल्फर बहुत सारे कंपाउंड्स में एज ए नेबरिंग ग्रुप एक्ट करता है। तो ये क्या है आपकी मस्टर्ड गैस, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑफ बेस कैटालिसिस ऑफ मस्टर्ड गैस। अब देखो ये लीविंग ग्रुप है, ये नेबरिंग ग्रुप है, ये इस पे अटैक करेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इस पे लोन पेयर होता है, इसीलिए नेबरिंग ग्रुप एज एन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा, राइट। अब इसके साथ ये ऐसा एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये सल्फर था इस तरीके से। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, अब दूसरा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज आया, अब दूसरे में ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, और ये सल्फर अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। ये है, यहां पे सल्फर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाएंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे हमें नॉर्बोनियन सिस्टम आना चाहिए काफ़ी हद तक। चलो अब देखते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है कई लोगों को। सो इसमें हम जो रिएक्शन देखेंगे वो हम देखेंगे एसिटोलिसिस ऑफ 7 नॉर्बोर्नल टोसाइलेट। ठीक है, हमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, पहले हम पाई बॉन्ड देखते हैं। हमें ये देखना है कि पाई बॉन्ड किस तरह से नेबरिंग ग्रुप एक्ट करता है। अगर पाई बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप एक्ट करेगा तो एक्यूमेरिक असिस्टेंस होगा, जैसे कि हम देख रहे थे अभी, रेट ऑफ रिएक्शन उस कंपाउंड का जिसमें डबल बॉन्ड एज ए नेबरिंग ग्रुप एक्ट करेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट, एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। ठीक, और जिसमें एनजीपी एक्ट नहीं करेगा उस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक, सो जहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड एनजीपी एक्ट करते हैं उन कंपाउंड्स का रिएक्शन, उन कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्यूमेरिक असिस्टेंस होता है यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं एसिटोलिसिस ऑफ एंटी एंड सिन, राइट, 7 नॉर्बोर्निल टोसाइलेट। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक वो जिसमें रेट एनहांसमेंट होगा, राइट, जो एंटी आइसोमर होगा, एक वो जिसमें रेट एनहांसमेंट कम होगा, एक वो जिसमें नॉर्मल होगा, जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक, ठीक, देखो ये जो है ये है सैचुरेटेड एनालॉग। ठीक, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। वहीं अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं, यहां पे मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक, और ये एंटी है, देखो यहाँ पे टोसाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है डबल बॉन्ड से, तो ये एंटी 7 नॉर्बोर्निल टोसाइलेट है, राइट। ये है आपका 7
नॉरबोरइनाइल टोसाइलेट, ठीक, ये आपका एंटी 7 नॉर बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड है टोसाइलेट, राइट। वहीं एक तीसरा आइसोमर है इसी का, ठीक, ये है आपका सिन, दूसरा होता है हाइड्रोजन, ये सिन है क्योंकि टोसाइल ग्रुप, देखो ये जो है ये सेम साइड पे है डबल बॉन्ड की, ठीक, ये सिन आइसोमर है, इसी का सिन आइसोमर है। अब देखो ये तो है बिना डबल बॉन्ड के, ठीक, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, राइट। तो नॉर्मली अगर इन दोनों का हम एसिटोलिसिस करें, राइट, अगर हम इसमें एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस करें इसको, इस न्यूक्लियोफाइल को एसीटेट न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करें, तो इस कंपाउंड के केस में, राइट, जहां पे डबल बॉन्ड है और OTS एंटी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड से, इसलिए हम इसको एंटी 7 नॉरबोरइनाइल टोसाइलेट बोलते हैं। रिएक्शन रेट होगा 10 to the power of 11 टाइम्स ज्यादा, राइट, इससे। वहीं ये कंपाउंड लें तो रिएक्शन रेट होता है 10 to the power of 4 टाइम्स इससे। अब इसमें मैक्सिमम है, इसमें कम है, ये भी हम समझेंगे। पहले अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इतना हाई है, दैट मीन्स इसमें कोई ग्रुप है जो नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इतना हाई रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट मीन्स एक्यूमेरिक रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली भी ये चीज देखी गई, कि इसमें डबल बॉन्ड एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप, राइट, जो इस टोसाइल ग्रुप को यहां से रिप्लेस करने में असिस्ट करता है, ठीक है। और यहां पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से अगेन इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, राइट। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, आपने इंटरमीडिएट्स में पढ़ा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, जो एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन होता है, राइट, साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, जहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज्ड रहते हैं, ठीक, और ब्रिज कार्बोकेटाइन एक ज्यादा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है उसमें कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोकेटाइन, ठीक है। आप पीछे जाके देख सकते हैं अगर किसी को नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं पता है, क्योंकि इसमें बनता है वो। अब देखो इसमें हमें पढ़ना है NGP, एसिटोलिसिस। जल्दी से मैं रिएक्शन दिखाता हूं आपको, फिर इसके बाद हम पाई बॉन्ड वाला देखेंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेशन देखेंगे। यह है, ठीक, और यह है आपका OTS और हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप रिएक्शन सेंटर पे जाके अटैक करेगा, ये इस पे जाके अटैक करेगा ऐसे, ठीक है, और क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन। ये हो गया आपका फर्स्ट इन्वर्जन, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन पहला वाला। एक्यूमेरिक रेसिस्टेंस के सारे जो स्टेप्स हैं वो ध्यान में रखना, तभी आपको ये चीज इजी लगेगी। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो इसको, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, अब जब ये इससे जाके बनाएगा बॉन्ड, तो यहां पे इस तरह से एक ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगी। ये रिएक्शन सेंटर इससे इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, ये साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक। देखो यहां पे इसका पॉजिटिव, ये देखो ये साइकिल बन गई, राइट। तो ये है आपका साइक्लिक नॉन क्लासिकल, ये इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, कार्बोकेटाइन, ठीक। अब देखो इस पे जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो
ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करेगी, ऑपोजिट टू दिस नेबरिंग ग्रुप, ठीक है, दैट मीन्स OAC। देखो पहले इसने इस डबल नेबरिंग ग्रुप ने इस कार्बन सेंटर पे अटैक करके इसको पुश आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, इजीली बाहर निकाल दिया इसको तेजी से। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आएगी और इस पे रिएक्ट करेगी, इसको रिएक्ट करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड से। ये जो रिएक्शन तब फास्ट होगा जब ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इस पे ऑपोजिट साइड से अटैक करेगी, ऑपोजिट टू दिस नेबरिंग ग्रुप। सो ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसकी जो प्लेसमेंट है इस मॉलिक्यूल में वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका ये जो रिएक्शन चल रहा है ये इस तरह से हो, इसकी प्लेसमेंट इस ग्रुप से ऑपोजिट होनी चाहिए, राइट, तभी ये रिएक्शन 10 इतना हाई जाएगा, 10 to the power of 11 टाइम्स, राइट। सो जब भी हम ये एनजीपी रिएक्शंस देखते हैं तो जो भी नेबरिंग ग्रुप है उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, राइट, सूटेबल प्लेसमेंट होनी चाहिए सबस्ट्रेट में, तभी जाके आपको इतना हाई रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं, ब्रिज्ड कैटायन भी बोलते हैं, याद रखना, ये ब्रिज सा बन गया ना, इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड कैटायन। इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। अब इसके बाद देखो ये एसीटेट आया, ये इससे ऑपोजिट साइड पे अटैक करेगा और आपको दे देगा प्रोडक्ट। और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये जो ब्रिज है ये ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहां पे क्या था, यहां पे डबल बॉन्ड ब्रिज की ये नेबरिंग ग्रुप एक्ट कर रही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नेबरिंग ग्रुप ये सेकंड अटैक पे, सेकंड इन्वर्जन पे नेबरिंग ग्रुप वापस अपनी जगह पे चला जाता है, ठीक है। ये वापस अपनी जगह पे आ गया, राइट। और यहां पे क्या हो गई आपकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, OAC, एसीटेट बन गया ऐसे। ये रिएक्शन है, बस ये ध्यान में रखना। इस तरह के रिएक्शंस में अब देखो, अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे इसमें आपको नॉर्मल इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा सैचुरेटेड कंपाउंड के केस में। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा बाय SN2 मैकेनिज्म, राइट। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का प्लेसमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि इसके ऑपोजिट हो, ये एंटी आइसोमर हो, ठीक है। अब देखो ये नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है तो सेंटर पे, रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगा, जाके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा जो यहाँ पे क्या है, ब्रिज्ड कैटायन। इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कार्बोकैटायन से ज्यादा होती है, ठीक है, वो याद रखना। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखो ये बना, अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आएगी, सेकेंड इन्वर्जन होगा, तो जब ये इस पे अटैक करेगी रिएक्शन सेंटर पे तो डबल बॉन्ड जो नेबरिंग ग्रुप होता है वो उसको सेकेंड अटैक उस नेबरिंग ग्रुप को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भेज देता है। डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पे आई और ये आपका एसीटेट बन गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। This is the most easiest way to explain this, right? So retention of configuration हो गई, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस वाले पे, right? Let me just rub this. डबल बॉन्ड, जैसे पाई बॉन्ड है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड में, वो भी इसी तरह से एज ए नेबरिंग ग्रुप एक्ट करके एक ब्रिज्ड आयन बनाती है, इसीलिए वो भी इसी तरह से वो भी रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे। अब देखो अगर मैं ये वाला ले लेता हूं तो यहां पे देखो जो डबल बॉन्ड है ये सुटेबली प्लेस्ड नहीं है फॉर एकिमेरिक असिस्टेंस, कि भाई इसका रिएक्शन इतना तेज हो जाए। अब देखो ये सेम साइड पे है तो ये अपना नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। और वैसे भी ये फ्रंट साइड, जो आपने एक चीज हमने पढ़ी थी पहले, जो नेबरिंग ग्रुप है वो बैक साइड से अटैक करता है, राइट, लीविंग ग्रुप के। लेकिन यहाँ पे लीविंग ग्रुप सामने ही है इसके, राइट, लीविंग ग्रुप फ्रंट साइड पे है।
तो फ्रंट साइड अटैक से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, इतना हाई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, इसलिए रिएक्शन हल्के होता है। सो फ्रंट साइड अटैक, ऐसा रिएक्शन इज नॉट नोन, फ्रंट साइड अटैक, इसीलिए रिएक्शन रेट इतना फास्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक है, राइट। और वहां पे कैसा था, वहां पे देखो ऐसा था, वहां पे देखो इस तरह से ओटीएस ऑपोजिट था डबल बॉन्ड के, राइट। तो ये इसको बैक साइड से अटैक कर रहा था, यहाँ पे बैक साइड अटैक था। और एनजीपी के लिए जो पहला स्टेप होता है वो बैक साइड अटैक होता है, इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा 10 to the power of 11 कंपेयर टू दिस सैचुरेटेड एनालॉग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये अच्छे से कर लेना, समझ लेना इसमें सारी चीजें, डबल बॉन्ड प्लेसमेंट, ये फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक और ब्रिज्ड आयन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपको अच्छे से और नाम ध्यान रख लेना, एंटी है तो मतलब इसके ऑपोजिट है, सिन है तो मतलब सेम साइड पे है, ये ऐसे, राइट। और नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार नाम भी याद नहीं रहता, एंटी 7 नॉरबोरिनाइल टोसाइलेट, अगर ईएन लिख रहा हूं तो अनसैचुरेटेड है, ईएन नहीं है तो सैचुरेटेड है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आपको पहले कि नॉरबोर्नियन का जो लेक्चर है वो अच्छे से देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे भी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के एडिशन रिएक्शंस, वहाँ पे नॉरबोर्नियन की बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, एलिमिनेशन रिएक्शन में नॉरबोर्नियन की बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इसलिए आपको वो अच्छे से करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक और चीज़ थी, एनजीपी बाय, चलो पहले हम ये देख लेते हैं, पहले हम पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स देख लेते हैं। एनजीपी बाय सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ये तो सबको पता ही है। देखो यहां पे मैं एक्सो और एंडो आइसोमर लूंगा, ठीक है। एक्सो आइसोमर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है 350 टाइम्स, राइट। एंडो आइसोमर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन हल्का होता है, राइट। और एक्सो आइसोमर, प्योर एक्सो आइसोमर लूंगा तो रिएक्शन में मेरे को रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक। वेयरएज अगर मैं एंडो आइसोमर लेता हूं तो 93% रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, मतलब एक इन्वर्जन या रिटेंशन दोनों में से कोई एक ज्यादा बन रहा है, वो भी हम केस देखेंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पे अगर आपका ये है, ठीक है, यहां पे हमें एक्सो और एंडो देखना है, राइट। एंडो नॉरबोर्नियल पहले हम लेते हैं एक्सो, एक्सो मतलब ब्रिज के सेम साइड पे, टोसाइलेट, राइट। ये है आपका एक्सो नॉरबोर्नियल टोसाइलेट, ठीक। और दूसरा है आपका ये है OTS टोसाइलेट, ये टोसाइलेट यहाँ, ये क्या है, ये है आपका एंडो आइसोमर। रेट ऑफ रिएक्शन इसके केस में बहुत हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके केस में थोड़ा, इस केस में स्लो है, इसमें 350 टाइम्स है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यों है ऐसा, कि देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो जब एक्सो आइसोमर है तो इसमें देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है, हमें भाई सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड जो है 10 सिग्मा बॉन्ड, ये इस तरह से प्लेस्ड, अगर ये रिएक्शन मॉलिक्यूल में इस तरह से प्लेस है कि ये एनजीपी एक्ट कर सकती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ये इसकी और इसकी पोजीशन, नेबरिंग ग्रुप की और लीविंग ग्रुप की पोजीशन देखते हैं। जब ये एक्सो होगा दैट मींस ये ओटीएस इस ब्रिज्ड इस ब्रिज के पास होगा, एक्सो मतलब ये
सब्स्टिट्यूएंट इस ब्रिज के पास है, अगर ब्रिज से दूर है, ऑपोजिट साइड पे है, तो वो एंडो हो जाता है। इसे ब्रिज से दूर है, ये ब्रिज है, ठीक है। अब देखो ये एक्ट करेगा एज ए नेबरिंग ग्रुप, इस पे अटैक करेगा, इसको यहां से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और यहां पे आपका ब्रिज्ड आयन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई है। जब ये होगा तो यहां पे ब्रिज्ड आयन नहीं बनेगा एकदम से, पहले एक नॉर्मल कार्बोकेटायन बनेगा जो आपको अपने आप को रीअरेंज करके ब्रिज्ड आयन देगा, राइट। इसीलिए अभी हम देखते हैं, देखो चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, एक और चीज है, चाहे आप ये लो रिएक्टेंट एक्सो लो चाहे एंडो लो, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मैं ये रब कर देता हूं यहां पे, एक इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस रिएक्शन में, बहुत ध्यान से देखना। देखो चाहे आप ये लो देखो चाहे आप एक्सो आइसोमर लो चाहे आप एंडो आइसोमर लो, ऐसा, ठीक है। इन दोनों से ही जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एक्सो एसीटेट ही मिलेगा। अगर आप इसका एसिटोलिसिस कर रहे हो, ये हम एसिटोलिसिस देख रहे हैं, इसका एसिटोलिसिस, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको एक्सो एसीटेट ही मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, एनांशियोमर्स मिलेंगे मतलब, ठीक है। ये मिला, ठीक। ये देखो, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एनांशियोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, एनांशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, these two are enantiomers, right, racemic mixture। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप एक्सो लो चाहे आप एंडो लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा एक्सो एसीटेट ही, ये दोनों एक्सो एसीटेट्स हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से, एक चीज और है इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लेना, अगर आप प्योर एक्सो आइसोमर लेते हो, मतलब प्योर एक्सो टोसाइलेट लेते हो, तो आपको 100% रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अगर आप प्योर एंडोटोसाइलेट लेते हो तो आपको 93% रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये भी देखना है अभी, ठीक है। देखो मैं आपको 2 मिनट में ये करके दिखा देता हूं। देखो यहां पे जो रिएक्शन होगा, ये है, ये है। अब देखो ये 1,6 बॉन्ड मैंने कहा, ये एज ए नेबरिंग ग्रुप एक्ट करती है इसमें, ये रही नेबरिंग ग्रुप, राइट। जब ये नेबरिंग ग्रुप एक्ट करेगी तो ये इस पे, इसको अटैक करेगी, देखो ये इस पे रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगी और आपको देगी एक ब्रिज्ड आयन, राइट, जिसमें से इसको ये रिमूव हो जाएगा अभी, और ये इस तरह का आयन बनेगा, ठीक। ये बना आपका ब्रिज्ड आयन, ठीक। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे डैश से दिखा रहा है, ये बना आपका ब्रिज्ड आयन, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बना आपका ब्रिज्ड आयन। अब देखो इसमें जो, अब ये तो पहला स्टेप हो गया, अब इसमें
जो एसीटेट होगा OAC वो अब ये एक केज स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो है इसमें एक ध्यान में रखना, ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये एक केज स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जो OAC है, अब देखो चाहे आप इन दोनों में से चाहे जो भी लो, इसमें केज स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, राइट। अभी थोड़ा सा फर्क है लेकिन दोनों में। OAC केज स्ट्रक्चर में एक्सो पोजीशन पर ही अटैक कर सकता है, ठीक है। जब एक्सो पोजीशन पर ही अटैक करेगा, अब देखो वापस जब ये आएगा, ये बॉन्ड ऐसे बनी, अब ये दूसरा SN2 अटैक होगा, राइट, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, अब देखो ये यहां पे भी अटैक कर सकता है टू फॉर्म OAC, राइट, और ये इधर से भी अटैक कर सकता है क्योंकि केज स्ट्रक्चर है। ऐसे टू गिव यू OAC, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, इनैंशियोमर्स 100% रेसिमिक मिक्सचर, ठीक। वहीं अगर मैं एंडो लेता हूं, ठीक है, अब मैं एंडो लेता हूं, एंडो आइसोमर लेता हूं, एंडो आइसोमर, ये लिया मैंने एंडो आइसोमर। अब देखो एंडो आइसोमर के केस में क्या होगा, ये एकदम से ये वाला केज स्ट्रक्चर, ये ब्रिज्ड आयन नहीं बनेगा एकदम से, ये ब्रिज्ड आयन एकदम से नहीं बनेगा, क्योंकि जब क्योंकि ये जो इस अब जो है ये सूटेबली प्लेस्ड नहीं है, राइट। ये थोड़ा फ्रंट साइड टाइप का अटैक हो गया जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये इस केस में एंडो आइसोमर के केस में ये सूटेबली प्लेस्ड नहीं है, इसीलिए सीधा ये ब्रिज्ड आयन नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि ये ब्रिज्ड आयन हमें ये देता है, ठीक है। इस केस में एक दूसरा नॉर्मल क्लास आयन बनेगा जो रीअरेंज होकर के ये बनेगा। जो नॉर्मल आयन होगा वो हमें एक इनैंशियोमर देता है ज्यादा, राइट, इसीलिए 93% होता है, 100% नहीं होगा, 50-50 नहीं होंगे। ये जो इससे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, नॉर्मल क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो हमें इनमें से एक इनैंशियोमर ज्यादा देगा, इसीलिए 93% रेसिमिक मिक्सचर होगा। क्योंकि ये थोड़ी देर में रीअरेंज होकर के जो इसमें जो पहले कार्बोकेटाइन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा वो रीअरेंज होकर के ये बनाएगा। जब ये बनाएगा तो हमें ऐसा रिएक्शन मिलने लगेगा, राइट, जिसमें आपको इक्वल अमाउंट मिलेंगे, क्योंकि केज स्ट्रक्चर बन जाएगा। OAC की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, यहां पे भी अटैक कर ले चाहे यहां से अटैक कर ले, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। देखो मैं आपको ये दिखा देता हूं, जब ये रिएक्शन होगा ये ऐसे अटैक करेगा इस पे और आपका ये बनेगा यहाँ पे। अब ये जो है नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, ये देखो ये एक नॉर्मल कार्बोकेटाइन है। अब जब तक, अब देखो ये इसने अटैक किया, अब जब तक OAC इधर ही रिएक्ट करता रहेगा तो इन दोनों में से एक इनैंशियोमर ज्यादा मिलेगा, इसीलिए 93% रेसिमिक मिक्सचर है। अब ये रीअरेंज होगा, ये रीअरेंज होगा और आपको वापस ऐसा वाला केज स्ट्रक्चर, केज ब्रिज्ड का आयन मिला। पहले ये बना नॉर्मल क्लासिकल कार्बोकेटाइन, फिर इसलिए रीअरेंज होकर के नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ब्रिज्ड कैटाइन बन गया, राइट। अब जब ये ब्रिज्ड कैटाइन बनेगा तो इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल एसीटेट रिएक्ट करेगी और ये वाला रिएक्शन देगी। अब ये वाला रिएक्शन शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से देखते हैं एक रिएक्शन छोटा सा। अगर आपके पास फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, तो वो भी पार्टिसिपेट करती है एज अ नेबरिंग ग्रुप,
राइट। जैसे अगर ये कंपाउंड है, ये ठीक है, मैं आपको कंपाउंड पूरा दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये आप करोगे तो अपने आप भी। टोसाइलेट, राइट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव 3-phenyl 2-butyl टोसाइलेट। 3-phenyl 1 2 3 3-phenyl 2-butyl 3-phenyl सॉरी थर्ड नंबर पे फिनाइल है ना, 3-phenyl 2-butyl टोसाइलेट। टोसाइलेट सेकेंड पोजीशन पे है। अब देखो यहां पे ये एक्ट करती है एज अ नेबरिंग ग्रुप, राइट। ये नेबरिंग, ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे एज अ नेबरिंग ग्रुप अटैक करेंगे। ये रिएक्शन, इसमें लीविंग ग्रुप है, ये आपका अब नेबरिंग ग्रुप हो गया, राइट। तो ये इस पे अटैक करेगा, राइट, और ये क्या बनाएगा, इस तरह से ये हट जाएगा, ये CH3 ये इस तरह से, ये इस तरह से आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब ये साइक्लिक इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट करेगा ACOH से, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से, यहां पे आपको ये मिल जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे चले जाएगा, राइट, और यहां पे आ जाएगा आपका ACOH with retained configuration, right? I hope this, ठीक, तो I hope this is clear. Participation by pi electrons of benzene ring. ये पाई इलेक्ट्रॉन ने रिएक्शन सेंटर पे अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप को रिमूव कर दिया, पुश कर दिया बाहर, राइट, और ये आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, सेम स्टेप्स हैं। फिर सेकेंड SN2 अटैक होगा, फिर से यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, फिर से इन्वर्जन होगा, रिजल्टिंग इनटू रिटेंशन, राइट। देखो यहाँ पे ये अटैक किया करेगा, अब वापस एसीटेट, राइट, एसीटेट अब इस पे अटैक करेगा, ठीक है, ये अब इस पे अटैक करेगा, आई एम सॉरी, देखो ये अब इस पे अटैक करेगा, राइट, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, ये अपनी जगह पे वापस चले गया और ये इसने इसकी जगह ले ली। दिस इज योर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेम स्टेप्स हैं, सब में सेम स्टेप्स हैं, किसी में भी कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, राइट, जो आपको समझ में ना आए, ठीक। सो दिस इज योर नॉट HOAC, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इन रिएक्शंस में प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों की प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो सके। वैसे हम मानते हैं कि जो लीविंग ग्रुप है और जो आपका नेबरिंग ग्रुप है, इनकी जो अरेंजमेंट है ये ट्रांसकोप्लानर होनी चाहिए। द अरेंजमेंट जो इनकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसकोप्लानर, ये लिख लेना आप, राइट, जैसे SN2 रिएक्शन में होती है, SN2 रिएक्शन में होती थी ना ऐसी, ये होती थी आपकी न्यूक्लियोफाइल, ये होती थी आपकी एक्सटर्नल, ये होती थी आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल से I, ये होती थी आपकी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों क्या सेम प्लेन में होते थे लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट, ये ट्रांसकोप्लानर अरेंजमेंट होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम्स में देखते हैं, यहाँ वहां पे आपको ये ट्रांस अरेंजमेंट ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। जल्दी से देखते हैं ये रिएक्शन, वहां पे भी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है अगर आपका नेबरिंग ग्रुप हो, राइट। सो नाउ 1-2 डाई सब्सटीट्यूटेड
साइक्लोहेक्सेन सिस्टम। वहां पे देखते हैं नेबरिंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप और उनकी अरेंजमेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा रिएक्शन है। साइक्लोहेक्सेन्स आई होप सबको पता है मेरे पिछले वीडियोस से, राइट। साइक्लोहेक्सेन में जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को समझने के लिए। ठीक है, सो हम देखेंगे रिएक्शन एसिटोलिसिस ऑफ, ध्यान से सुनना नाम, ट्रांस आइसोमर ट्रांस 2 आइडो साइक्लोहेक्साइल ब्रोसाइलेट। ठीक है, इसका रिएक्शन देखना है, हम इसे कंपेयर करना है इसके सिस आइसोमर से, राइट। इसी के सिस आइसोमर से हमें कंपेयर करना है। जैसे ये हेलोजन है और ये है आपका, ये है ट्रांस 2 आइडो साइक्लोहेक्साइल ब्रोसाइलेट। ये आइडो है, ये ब्रोसाइलेट है। ये आपका क्या है, ये आपका नेबरिंग ग्रुप है। हेलोजन यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कोई ऐसा एग्जांपल दो जहाँ पे हेलोजन नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड का कोई पूछेगा तो ये एग्जांपल दोगे। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका सिस आइसोमर देखूं, ये वहीं अगर हम इसका सिस आइसोमर देखें तो इसका जो हाइड्रोलिसिस है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, राइट, तो इसका हाइड्रोलिसिस 2.7 इंटू 10⁵ टाइम्स फास्ट होता है एज कंपेयर टू इट्स सिस आइसोमर, राइट। आई थिंक इट्स 2.7 इंटू 10⁶ टाइम्स फास्टर देन द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स सिस आइसोमर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो प्लेसमेंट है नेबरिंग ग्रुप की और लीविंग ग्रुप की, वो करेक्टली है, राइट, फॉर SN2 रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब देखो हमेशा नेबरिंग ग्रुप इस रिएक्शन सेंटर पे जहां पे लीविंग ग्रुप है उस पे बैक साइड अटैक करता है, तो ये दोनों की इस तरह से प्लेसमेंट होनी चाहिए कि नेबरिंग ग्रुप इस पे बैक साइड अटैक कर सके। ठीक है, देखो जब ये इस पे बैक साइड अटैक करेगा हाइड्रोलिसिस में, देखो ये बैक साइड अटैक है, इंट्रामोलिक्यूलर है, ये सारी चीजें आपको बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, राइट। इंट्रामोलिक्यूलर है और बनेगा क्या, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये है, ठीक है, ठीक। तो हम इसका क्या देख रहे हैं, एसिटोलिसिस। ठीक, हम क्या देख रहे हैं इसका, एसिटोलिसिस। ठीक, अब ये देखो, अब ये वाली न्यूक्लियोफाइल, अब ये वाली न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगी तो नेबरिंग ग्रुप अपनी जगह पर चला जाएगा। ठीक है, देखो ये एसीटेट OCA जब ये अटैक करेगी इस पे तो क्या होता है, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा जो इंटरमोलिक्यूलर होगा। ठीक है, सेकेंड अटैक, और इसमें क्या होता था, इन्वर्जन होता था। सेकेंड इन्वर्जन है तो अगर मैं फर्स्ट इससे कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिटेंशन। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए इतने रिएक्शंस देखने के बाद। ठीक, अब देखो ये देखो क्या है, OAC, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। ये जब इस पे रिएक्ट करेगी आके तो नेबरिंग ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल थी, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, वो चले जाती है अपनी जगह पे, और यहाँ पे विद रिटेन्ड कॉन्फ़िगरेशन लीविंग ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OAC। ये हो गया। वहीं अगर आप इसको रिएक्ट करोगे
तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रोसाइलेट की पोजीशन इसमें ऊपर को है, ये सिस आइसोमर है। सो दीज टू आर नॉट सुटेबली प्लेस्ड इन दिस मॉलिक्यूल, राइट, कि ये इस पे इजीली बैक साइड अटैक कर सके, या आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। सो I and OBS brosylate are not suitably placed in cis isomer for backside attack, क्योंकि सबसे पहले बैकसाइड अटैक ही होता है इसमें, तभी रिएक्शन आगे जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं एक छोटे से और एग्जाम्पल पे, जो है आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है अगर मॉलिक्यूल में, राइट। अगर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है आपके मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे भी आपको रेट एनहेंसमेंट्स दिखती हैं, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरिक असिस्टेंस की तरह, राइट। जैसे अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिएक्शन बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट रेट पे होता है रिएक्शन टू फॉर्म दिस कंपाउंड। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते होता क्या है, इसमें देखो इसके एक बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करती है। मेनली हम कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हमें पता है ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपाइल के केस में ये जो दोनों बॉन्ड्स होती हैं, ये इस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करती हैं। जब ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगी तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट इंक्रीज होगा। जैसे आपका ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस तरह से बिहेव करता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक। इस तरीके का कुछ आपका इंटरमीडिएट बनता है, इस तरह का, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी रिएक्टेंट में ऐसा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है, अगर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है तो उन रिएक्शंस का रेट बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है वैसे भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसलिए बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो है आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ये नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जब नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो रेट इंक्रीज हो जाता है। नेबरिंग ग्रुप हमेशा रेट इंक्रीज करता है। अब अगर मान लो कि नॉरबोर्नियन सिस्टम में साइक्लोप्रोपाइल डाल देते हैं, देखिए एक ऐसी सिचुएशन है, देखो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, सॉरी एक ये है, ठीक, एक ये है। और अगर मैं इस नॉरबोर्नियन सिस्टम में साइक्लोप्रोपाइल रिंग इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग इस तरह से कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं, ये
इस तरह से, ये देखो ये है साइक्लोप्रोपाइल रिंग। तो इसका जो रिएक्शन रेट होता है इस कंपाउंड का जिसमें मैंने साइक्लोप्रोपेन रिंग इंट्रोड्यूस करी है, राइट, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जिसमें साइक्लोप्रोपेन रिंग इंट्रोड्यूस्ड है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, इज ड्यू टू दिस साइक्लोप्रोपेन रिंग। सो साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर आप सूटेबली इंट्रोड्यूस करोगे किसी सबस्ट्रेट में तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और एक और केस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड्स नॉरबोर्नियन सिस्टम में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, राइट। अब अगर थोड़ा सा इसको आप ज़्यादा देखने की कोशिश करो, थोड़ी सी मैं, या आपको कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगी ऐसी चीज़ें। अगर देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जाके, मान लो ये टोसाइलेट है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे जाके एक बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो ये डबल बॉन्ड का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, देखो इस तरह से, तो इस डबल बॉन्ड का इफेक्ट कम हो जाता है अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और अगर इस बेंजीन रिंग को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ फर्दर, तो फर्दर इस पे इफेक्ट पड़ता है, बढ़ेगा या घटेगा जो भी, डिपेंडिंग ऑन क्या सब्सटीट्यूएंट में डालता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में होनी, मतलब पता होनी चाहिए। आगे कुछ कंफ्यूजिंग रिएक्शन आ गया अगर कोई एग्जाम में, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन रिंग डाल देता हूँ तो इसका रेट इफेक्ट कम हो जाता है। अब फर्दर अगर मैं इस बेंजीन रिंग को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो भी इस डबल बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स का भी आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स, उसे अच्छे से कर लेना, हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए, राइट। और एग्जाम में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बहुत आता है, तो ये थोड़ा लंबा वीडियो है, ये वीडियो में थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है, तो एक एक चैप्टर करके कर लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है करना इसको।